वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए अभी आपका जो 78 बीपीएससी मेंस है ना, इसके पेपर चल रहे हैं और अभी इनका GS2 का पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ है। और ये आप समझो जो हमारा यूपी पीसीएस 2024 मेंस का शेड्यूल है ना, मेंस के जो पेपर लगे हुए हैं आपके 29 जून से, उसके लिए ये जो पेपर है ना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा किस हिसाब से क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तो इसी पेपर को हम लोग एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या टॉपिक जो है हमारे मेंस के लिए यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो GS2 के पेपर में पहला ही क्वेश्चन आप समझो जो आपका फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार टॉपिक है उससे पूछा गया है। ये हमारे यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यू में आपको मिलेगा मेंस में। आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दे रखी थी। काफी मतलब समझो कि ये क्वेश्चन इजी में ही काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बाकी फंडामेंटल राइट्स को आपको एनफोर्स कराना है, अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो कौन सा राइट आपका काम आता है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। फिर जो दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, ये तो आप समझो लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। ये हमको बिहार में देखने को मिलता भी है क्या, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, इसको बिहार राज्य के संदर्भ में जो है एक्सप्लेन करना था। अब देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, जैसे मान लो आपका लोकसभा है या बिहार के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो जो उसकी विधानसभा है वहां पर जो आप समझिए जो सदस्य जा रहे हैं चुन के, जो विधायक चुन के जा रहे हैं वो क्रिमिनल है। मतलब ज्यादातर पे आप देखोगे, सारे नहीं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि लोग जो चुन के जा रहे हैं ना, जो जनता के आपके रिप्रेजेंटेटिव है, उनपे क्रिमिनल चार्ज जो है वो चल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब समझ गए। फिर ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल क्या होता है कि जो अलग अलग अपराधी है, अलग अलग पार्टियों ने क्या कर रखा है, अपने अलग अलग जो है भैया गुंडे पाल रखे हैं। जैसे ये यूपी में भी आप देखते होंगे कुछ साल पहले, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। मतलब अभी भी है, होता क्या है ना, हर पार्टी का आपको अलग अलग दिखेगा कि ये माफिया है वो माफिया है। ये बिहार में तो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, एक सिविल सर्वेंट को ये सब चीज जो पूछी जा रही बढ़िया है। फिर आगे देखते हैं, इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फिनोमिनन रादर इट इज अ पॉलिटिकल फिनोमिनन, ठीक है। ये पूछा, आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है, बोला गया कि आप एग्री करते हो स्टेटमेंट से या नहीं, फिर अपना रीजंस दीजिए। भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि ये एक राजनीतिक घटना। मतलब अलग अलग जो है हर पार्टी का वोट बैंक बन रखा है। एक पर्टिकुलर कास्ट क्या है, हर एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देती है, ठीक है। पहले क्या था, एक सामाजिक आपकी घटना थी, अब ज्यादातर ये कन्वर्ट हो रही है राजनीतिक घटना में। क्योंकि आप समझो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जैसे जैसे यहाँ पे सर्विस सेक्टर आएगा भारत में, वैसे वैसे कास्ट जो है ना वो धीमे कम हो जाती है, ठीक है। जो कास्ट का आप देखोगे ना समाज में वो कम, शहरों में अगर चले जाओ दिल्ली मुंबई तो वहां पे कास्ट इतना देखने को नहीं मिलेगा। ये सब गांव वगैरह में देखने को मिलता है जहां सर्विस सेक्टर नहीं है, ठीक है। फिर कलीजियम के बारे में पूछा जा रहा है, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज जो हैं जो आपके अपॉइंट होते हैं उसके बारे में, क्योंकि इस पे भी काफी क्रिटिसिज्म रहता है। क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ एक भारत में जो जज है, जज ही जज को आपका अपॉइंट कर रहे हैं। इसमें आप ये समझिए जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो भी हिस्सा चाहता है। कि पहले एक एक्ट भी आया था 2014-15 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। फिर आगे देखिए, जो आपका 73rd और 74th संशोधन हुआ था, किस चीज को लेकर, पंचायती राज को लेकर, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग द वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल इन बिहार, ठीक है। बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका पर चर्चा करें। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वुमेन को रिजर्वेशन भी मिल रखा है। फिर आगे देखते हैं, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। देखो पहले क्या था, जब आजादी मिली कांग्रेस अपना शासन करती थी, उसके बाद में धीमे धीमे जो है गठबंधन की सरकारें आने लगी। और फिर क्या, फिर से हम देखा 2014 के बाद में, फिर से आप ये समझिए क्या कहते हैं, सरकार जो थी वो वन पार्टी की थी। लेकिन 2024 में फिर से जो है आपको जो सेंटर पे जो सरकार चल रही है उसमें 2-3 पार्टियां, बीजेपी है, आपका बिहार की नीतीश सरकार की पार्टी है, जेडीयू हो गई, टीडीपी है आंध्र प्रदेश की। तो गठबंधन पॉलिटिक्स जो है ना फिर से जो है भारत में रिटर्न हुई है 2024 में। इसलिए क्वेश्चन था, मतलब करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है बनते हैं, और वो हमारे यूपी पीसीएस में भी बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। देखो होता क्या है ना, आपका जो गवर्नर है उनके उसका डुअल रोल होता है, गवर्नर के डुअल रोल है, ठीक है। तो कौन कौन सा रोल है, जैसे एक है भैया एजेंट ऑफ द सेंटर, सेंटर का एजेंट है। दूसरा है
जो राज्य है उसके हेड हैं। तो होता क्या है ना कि गवर्नर के थ्रू जो केंद्र सरकार है काफी इंटरफेरेंस भी होती है राज्य के मैटर्स में, अगर वो दूसरी पार्टी की सरकार है। जैसे तमिलनाडु केरला में आप देखते हो कि अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन भी दिया इस चीज को लेके। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जब सरकार बदलेगी केंद्र में तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर पहले की बात करें 20-30 साल में तो ऐसा होता था, ठीक है, कि जो राज्यपाल है उनको भी बदला जाता था। इसी चीज को लेकर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें, ठीक है। क्या वे किसी भी तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं, मतलब जो डिस्क्रिशन होता है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। डिस्क्रिशन देखो गवर्नर का बोला तो जाता है, लेकिन असल में जो एक्सपर्ट्स है वो ये कहते हैं ये जो डिस्क्रिशन है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आगे देखते हैं आपका, बिसाइड्स बीइंग अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हैज आल्सो बीन इफेक्टिव एज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। इस समय पे लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी बहुत चल रही है। तमिलनाडु के सरकार कह रही कि हम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हिंदी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तीसरी भाषा में। अभी आपने महाराष्ट्र में भी सुना होगा, वहां पर भी लैंग्वेज को लेके आप समझिए कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कहते नहीं हिंदी नहीं पढ़वाएंगे बच्चों को, सिर्फ आपका कौन सा आपका जो मराठी है और जो इंग्लिश है वो रहेंगे। तो यही चीज बात हो रही है, सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। आप सदर्न स्टेट्स चले जाओ ना, दक्षिण भारत के राज्य, वहां पे आपको लैंग्वेज को लेके समझ में आएगा कि बहुत सेंसिटिव है लोग वहां पे। तो यही बोला जा रहा है इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट बताइए, राजनीतिक प्रभाव। तो देखो ये जितने भी अभी तक क्वेश्चंस देखे सब हमारे यूपी पीसीएस के लिए जो GS2 का पेपर है ना उसमें काम का है। फिर आगे देखिए इसमें या अथवा ये भी क्वेश्चन है, ऐसे लिखने को बोल दिया है, राइट एन ऐसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू कश्मीर, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद में जो वहां पे चेंजेस हुए। फिर आइए इसमें आपका सेक्शन 2, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद देयर स्पेशियल स्प्रेड। ये हम लोग GS1 में देखते हैं अब हमारे यूपी पीसीएस में, लेकिन यहाँ पे GS2 में पूछा गया जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो विंटर रेनफॉल आपको पता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। फिर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है आपका इंडिया कोस्ट में, सुंदरबन में भी आपको देखने को मिलता है, इसका क्या फायदा है एनवायरमेंट के और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, क्योंकि मैंग्रोव जो है ना हमारे इकोसिस्टम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन इंडिया। अच्छा देखो ये जो है ना ये आपका जो मैंग्रोव है और जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रॉप्स वाला, ये GS3 का भी आप ओवरलैप करता है सिलेबस, क्योंकि GS3 में भी आप समझो इकोनॉमी जो है वो यूपी पीसीएस में आती है, इकोनॉमी का भी आप क्वेश्चन जो है ये मान सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल इनके GS2 में, हमारे लिए तो GS2-3 सब कवर हो रहा है इसमें इसी आपके क्वेश्चन से। तो आपका क्या कहते हैं, भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भूगोलिक परिस्थितियां क्या है, ठीक है। आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आंसर राइटिंग करी होगी तो आसानी से ये कर लोगे क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं जो आपका मखाना क्रॉप होता है, ठीक है, उसके लिए बोले जरा इकोलॉजिकल कंडीशंस बताइए। फिर देखते हैं डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड 4 लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन्स ऑफ इंडिया। ये तो आपका GS4 का ही, सॉरी GS3 का ही, यूपी पीसीएस के हिसाब से तो GS3 में ही ये सिलेबस आएगा। जो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4 पहिया वाली, ठीक है, गाड़ियां वगैरह हो गई, हैवी व्हीकल हो गए, तो उस चीज को लेके बोला जा रहा है कि कैसे डेवलपमेंट हुई है। और जो आपके महानगरीय क्षेत्र हैं उसको जो अराउंड 4 लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन्स जो है, ठीक है, उसके आसपास जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, फिर आपका कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, ये बताना है। इसमें देखिए जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक आपका इसमें क्या कहते हैं समृद्ध है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा रिच है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस होती हैं। तो डिस्कस द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड एसोसिएटेड क्वायरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज। कौन कौन सा माइनिंग है इसमें, कैसे जो है ये आपका फॉर्म हुआ जियोलॉजिकल, क्योंकि पहले जो है गोंडवाना लैंड था वो आया। फिर इसमें आपका मिट्टी को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एलुवियल सॉइल को लेके। फिर इधर देखते हैं आपका जो पॉपुलेशन है, जो आपकी जनसंख्या है, डिस्कस द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम बिहार एंड द मेजर्स टेकन बाय स्टेट टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। देखो होता क्या है ना, इंडिया से जैसे लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, वैसे बिहार से भी बाहर जाते हैं, क्योंकि वहां इतना इंडस्ट्री है नहीं, वहां पे लोगों को रोजगार मिलता नहीं है, इसीलिए बाहर के राज्यों में जाके काम करना पड़ता है। इसी को लेके इसमें पूछा गया, बिहार स्पेशल का ही आप ये क्वेश्चन मान सकते हो। फिर जो सोलर एनर्जी जनरेशन हम कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फायदा भी है इसका, ठीक है, आपका पारिस्थितिकी फायदा भी है कि भैया हमारा एनवायरमेंट सही होता है और हार्मफुल गैसेस नहीं जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है ये बताना है। फिर आ गया ये साइंस टेक्नोलॉजी का, ये तो GS3 में ही मिलता है। एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। कैसे जो हमारा
कृषि उत्पादकता है कैसे वो बढ़ रही है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जैसे, ठीक है। तो ये इसमें आप एग्जांपल्स भी दे सकते थे। साइबर क्राइम क्या है कि ऑनलाइन जो है आप किसी से चैट कर रहे हो, उसने आपसे हेलो हाय करके आपको बुलाया कहीं पे, वो तो पहुंची नहीं और आपसे पैसा जो है और ले लिया है, ठीक है। तो ये सब साइबर क्राइम बहुत है आजकल, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, हर अलग तरीके के साइबर क्राइम जो है चल रहे हैं। फिर क्या है, हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है, हर जगह पे साइंस टेक्नोलॉजी, इसीलिए भारत सरकार जो है साइंस टेक्नोलॉजी पे फोकस भी करती है। और बाकी वर्ल्ड के जो देश हैं जो आज डेवलप्ड है, वो साइंस टेक्नोलॉजी उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर इसमें डीएनए को लेकर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर पूछा जा रहा है। स्टेम फील्ड को लेकर क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है। आपका स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, बिहार के रिस्पेक्ट में भी बात हो रही है। फिर इसमें नेशनल सिक्योरिटी की, ड्रोन टेक्नोलॉजी के नेशनल सिक्योरिटी हमारे कैसे आपका हेल्प करेगा। जैसे इसराइल वगैरह में आप देखते हो कि वो ड्रोन से ही जो है दुश्मन देश में जाके आपका क्या कहते हैं हमला कर देता है। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल ड्रोन। फिर है डिस्कस हाउ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान हैव एनहांस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। स्पेस प्रोग्राम जो है हमारा वर्ल्ड वाइड जो है, इसकी आपको समझिए कि फेमस हो रखा है कि काफी कम बजट में जो है इसरो ये सब मिशन जो है कंप्लीट कर लेती है। और बोले जरा कैसे ये मिशन जो हेल्पफुल है एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग में। अब देखो एग्रीकल्चर में कैसे भाई, इसरो के हिसाब से, सैटेलाइट के हिसाब से हमें डेटा मिल जाता है कि आपका जो मानसून है वो कब आएगा, कब सूखा पड़ेगा, तो उस हिसाब से वार्निंग आ जाती है और भैया पहले से इंसान जो है प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे साइक्लोन आता है उड़ीसा में, तो ये पता लगता है सैटेलाइट से। फिर आखिरी क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जा रहा है कि वाईफाई से जो आप क्या समझते हो। यूपी बीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाईफाई, ठीक है, जो लाइट फिडेलिटी है, ये भी काफी आप समझिए प्रचलित टर्म चल रहा है, ये जीएस 3 में पूछा जा सकता है। तो ये भी काफी काम की चीजें हैं। तो देखो ये था पेपर, हमने एनालाइज करा। अब यहाँ से आप समझो यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हो तो जो करंट अफेयर्स हैं आपके, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, करंट अफेयर के रिलेटेड। और जो स्टैटिक चीजें है ना, देखो जितना भी पॉइंट दे रखा है ना जीएस 2 में, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, नोट्स आप लोग आपको अच्छे से उसके आपके पास में रटे होने चाहिए, ठीक है। और समझो अभी 2 महीना आपके पास में तब भी बचा हुआ है, टेस्ट सीरीज चल रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, यूपी पीसीएस मेंस 2024 की, उसको ज्वाइन करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। 2 महीने में भी अच्छे से करोगे ना तो मतलब काफी आपको इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिलेगी। और GS 5 GS 6 में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है, आपका जो यूपी स्पेशल है उसका भी स्टडी मटेरियल कोर्स आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। बाकी जो बिहार के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर 71st बीपीएससी की तैयारी आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, तो उसका भी कोर्स वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। बाकी अगर आप चाहते हो मैं और पेपर्स को एनालाइज करूं बीपीएससी मेंस के, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।